बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसवा कॉलेज इस्लामाबाद की जानिब से ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ बराए जमात हश्तम का 17वां नंबर लेक्चर है माशरत उलूम जोग्राफिया सेक्शन का। अगर कोई सवाल हो लेक्चर से मुतालिक तो आपके सामने मेरे यूट्यूब के पर्सनल चैनल का लिंक है, इसमें आप कमेंट्स में सवाल कर सकते हैं। इससे पहले हमने पट्टी ग्राफ के बारे में पढ़ा और अब पट्टी ग्राफ की खूबियाँ देखेंगे। इस पट्टी ग्राफ के ज़रिए जो आसानी होती है किसी चीज़ की कुल मिकदार या पैदावार ज़ाहिर की जा सकती है। जिस तरह कि आप लोगों ने पहले पिछले लेक्चर में पट्टी ग्राफ देखा, उसमें लाइनों की शक्ल में होते हैं, मुख्तलिफ़ कलर्स दिए जाते हैं उन लाइनों को। तो इसमें इन लाइनों के ज़रिए कुल मिकदार भी बताई जाती है और बताई जा सकती है, और साथ साथ उस क्वांटिटी को किसी मिसाल के तौर पे अगर किसी मखसूस मुल्क की गंदम की पैदावार है तो, या उसमें किसी मुल्क की आबादी के हवाले से बताना है तो वो आबादी भी इन्हीं बार्स के ज़रिए बताई जा सकती है। मुख्तलिफ़ मुल्कों को एक लाइन पर रखा जाता है और क्वांटिटी को दूसरी लाइन पर, यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रखा जाता है। इसमें एक और फ़ायदा यह है कि जो मुख्तलिफ़ मकदारें हैं, मिसाल के तौर पे मुख्तलिफ़ मुल्कों की गंदम की पैदावार बताई जा रही है, तो मुख्तलिफ़ मुल्कों की गंदम की पैदावार का आपस में कंपैरिजन या मवाजना भी हो जाता है। तो ये भी इसमें मकदारों का, क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन जो है वो भी आसान होता है। और इसमें इस ग्राफ की सबसे बड़ी खूबी है कि इस पर मकदारों को आसानी से, यानी कि कोई इसमें फार्मूला वगैरह इस्तेमाल नहीं होता, आसानी से ज़ाहिर हो जाता है। ख़ामियाँ जो हैं पट्टी ग्राफ की वो ये है कि अगर एक से ज़्यादा चीज़ें या मकदारों को ज़ाहिर करना पड़े तो पट्टी ग्राफ के बजाय कसीर पट्टियाँ, यानी कि एक पट्टी नहीं होगी, उसमें मुख्तलिफ़ कलर्स की पट्टियाँ बनानी पड़ती हैं। तो ये एक इसमें ख़ामी है। मिसाल के तौर पे एक मुल्क में गंदम की, चावल की पैदावार, चीनी की पैदावार, ये तीनों बतानी है तो उसमें पर मुख्तलिफ़ कलर्स की पट्टियाँ हर मुल्क के लिए इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। और एक और जो इसका नुकसान है कि पट्टी ग्राफ के ज़रिए सिर्फ एक ही चीज़ की कीमत को ज़ाहिर करना मुमकिन है। जिस तरह पहले आपने पहला पॉइंट देखा कि उसमें बहुत ज़्यादा कलर्स की पट्टियाँ इस्तेमाल होंगी, लिहाजा बेहतर होता है कि एक ही चीज़ की कीमत को ज़ाहिर किया जाए, यानी कि क्वांटिटी को ज़ाहिर किया जाए या कीमत को ज़ाहिर किया जाए, यही बेहतर होता है। ये इसकी दो खामियाँ थी। अगला जो ग्राफ है पाई ग्राफ इसको कहते हैं। अब पाई ग्राफ जो है गोल दायरे की शक्ल में होता है। ये आपके सामने डायग्राम भी है। और जिस तरह आपको पता है कि गोल दायरा जो होता है वो 360 डिग्री पे होता है। गोल दायरा हमेशा 360 पे होता है। तो इसमें फिर क्या किया जाता है, इसको हम पाई ग्राफ कहते हैं। तो फार्मूले के ज़रिए से इन 360 के जो एंगल्स हैं इसको मुख्तलिफ़ रीजन्स में तकसीम कर दिया जाता है, और हर रीजन में या तो कलर कर दिया जाता है या कोई ख़ास किस्म की लाइंस वगैरह लगा दी जाती हैं। और ये एक ख़ास फार्मूले के ज़रिए से होता है। वो फार्मूला क्या होता है, 360 मल्टीप्लाई बाय दी हुई मकदार की फ़ीसद, यानी कि किस चीज़ की परसेंटेज। अब इस डायग्राम में देख लें, इसमें 72% जो लिखा हुआ है किसी भी चीज़ की मकदार हो सकती है, उसकी परसेंटेज हो सकती है। तो क्या किया गया, 360 मल्टीप्लाई बाय 72 तकसीम 100, जो आंसर आएगा तो वही आंसर जो है उसका एंगल होगा। इस तरीके से ये पाई ग्राफ बनाया जाता है। इसी तरीके से फिर दूसरी कोई मकदार देखी जाती है। अब यहाँ पे जो आप लोगों के पास है, इसमें A+ ग्रेड के 40 तलबा हैं, A ग्रेड के 50, B, C, D, इस तरह मुख्तलिफ़ ग्रेड्स की
तलबा हैं और कुल तादाद तलबा की 200। और ये आपके सामने जो ग्राफ है इसमें आप लोग मुख्तलिफ जो इसमें रीजन्स बने हुए हैं इन्हीं परसेंटेज को ज़ाहिर किया गया है। ये आप लोगों के पाई ग्राफ के बारे में था। अब पाई ग्राफ की खूबियाँ। पाई ग्राफ की जो खूबियाँ हैं, पाई ग्राफ फ़ीसद मकदार और कुल मकदार दिखाने के लिए, इसमें कुल मकदार भी मिसाल के तौर पे आपने जो पिछले डायग्राम देखी उसमें टोटल तादाद स्टूडेंट्स की मालूम है 200, और जिसमें ए ग्रेड हासिल किया उनकी परसेंटेज भी वाज़े है। इससे यानी कि कुल तादाद भी मालूम हो गई और ए ग्रेड वाले उनकी तादाद भी मालूम हो गई। पाई ग्राफ जो है वो ख़त्ती या पट्टी ग्राफ की निस्बत कम जगह, ज़्यादा जगह नहीं घेरते। इनके ज़रिए मुख्तलिफ़ मकदारों का आपस में मवाजना बेहतर तरीके से किया जा सकता है। आप बहुत आसानी से इसमें ये देख सकते हैं कि भाई 72% वाले 72% वाले कितने हैं, 108% वाले कितने हैं, 90% वाले कितने हैं। ये तमाम जो स्टूडेंट्स हैं ये आप इस आसानी से इसमें देख सकते हैं। और इस ग्राफ के ज़रिए मुख्तलिफ़ ममालिक के रकबे भी आप बता सकते हैं। इन्हीं जो यहाँ पे स्टूडेंट्स के नाम है, यहाँ पे आप मुख्तलिफ़ मुल्कों के रकबे भी ज़ाहिर कर सकते हैं, जबकि पट्टी या ख़ती ग्राफ के ज़रिए इस तरह से मुमकिन नहीं होता। इसी तरीके से जब किसी चीज़ की पैदावार मसलन बिजली, गैस वगैरह को ज़ाहिर करना हो तो ऐसी सूरत में पाई ग्राफ ज़्यादा बेहतर होता है। इसमें जो ख़ामियाँ हैं वो ये हैं कि पाई ग्राफ सिर्फ़ मुल्कों की आबादी, रकबे, पैदावार के लिए बेहतर होते हैं। इस ग्राफ के ज़रिए टेम्परेचर या बारिश या हवा का दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह ये चीज़ें पाई ग्राफ के ज़रिए ज़ाहिर नहीं की जा सकती। इसके लिए नुक्ते वाला ग्राफ बेहतर होता है या फिर पट्टी ग्राफ। पाई ग्राफ के ज़रिए से सेक्टर बनाना ज़रा सा मुश्किल है, यानी कि ये फार्मूला चूँकि इस्तेमाल होता है इसलिए थोड़ा सा ये मुश्किल है। ये इस चैप्टर का अख्ताम है। आगे आप लोगों के लिए फिर एक्सरसाइज़ है। एक्सरसाइज़ में आप लोग इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी करें, ख़ुद से करें इसमें देखकर, और तफसीली जो जवाबात हैं वो भी आप लोग देख कर लिखें। अगर कोई गलती होगी तो फिर हम इसको जब आप लोगों का कॉलेज इंशाल्लाह खुलेगा तो उसमें हम तस्हीह कर देंगे। ये इस चैप्टर का अख्ताम है। अगला जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 2, ज़मीनी खदोखाल में तब्दीली लाने वाले कारकुन। खदोखाल कहते हैं फीचर्स, ज़मीन के जो बनावट है उसमें चेंज लाने वाले एजेंट्स, करने वाले वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ज़मीन की फ़ीचर्स को, खदोखाल को या शक्ल को तब्दील करते हैं। जो हमारी ज़मीन है इस पर मुख्तलिफ़ किस्म के खदोखाल पाए जाते हैं, क्योंकि एक जैसी नहीं है, आपको पता है। ये खदोखाल जो है मुख्तलिफ़ वजूहात से तब्दील होते हैं। ज़मीन की जो शक्ल है मुख्तलिफ़ वजूहात से तकसीम होते हैं, तब्दील होते हैं। इसमें कुछ ज़मीन की अंदरूनी ताकतें हैं। अंदरूनी ताकतों में इसमें लावा भी हो सकता है, ज़लज़ला हो सकता है। इसके अलावा ज़मीन के बैरूनी ताकतें हैं। अंदरूनी ताकतों से जो बनने वाली चीज़ें हैं वो पहाड़ हैं, वो बैरूनी ताकतों से, क़ुव्वतों से नहीं बनते। इसी तरीके से प्लेट्यू जिसको कहा जाता है सतह मुरतफ़ा से मुराद जो पहाड़ भी नहीं होते और मैदान भी नहीं होते, दोनों के दरमियानी कैफियत होती है। और इसमें ज़मीन जो है एक तरफ उतराई की शक्ल में होते हैं, छोटे छोटे टीले इसमें होते हैं, तो ये भी ज़मीन की अंदरूनी ताकतों की वजह से बनते हैं। मैदान भी इसी तरीके से बनते हैं ज़मीन के, ये तो अंदरूनी ताकतों से है। जबकि ज़मीन की जो बैरूनी ताकतों के कारकुन हैं तो वो फिर ज़मीन के बैरूनी मुख्तलिफ़ कारकुन शामिल हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म की माहौल में तोड़ फोड़ और तहनशीनी का मतलब है बिछाना, एक जगह पर डाल देना, इसके ज़रिए से ज़मीन के खदोखाल बनाते हैं। यानी कि अंदरूनी भी हैं
ताकतें, क़ुव्वतें और बैरूनी भी हैं। अभी हम इस पे पढ़ते हैं ज़मीनी जो खदोखाल हैं, बैरूनी जो क़ुव्वतें हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। ये कारकुन कौन कौन से हैं? दरिया है, ग्लेशियर्स हैं, हवा और समंदर की लहरें। दरिया के बनाए हुए जो ज़मीनी खदोखाल हैं, लैंड फॉर्म्स मेड बाय रिवर, इसमें मुस्तकिल दरिया इन इलाक़ों में पाए जाते हैं जहाँ पर बर्फ़बारी हो या बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इन जगहों पे मुस्तकिल दरिया, वरना जो बरसाती नाले हैं वो एक अलग चीज़ है, उसको मुस्तकिल दरिया हम नहीं कह सकते। पहाड़ों पे जो पानी होता है, बारिश का पानी होता है या ग्लेशियर्स का पिघलने की वजह से, तो वो पानी पहाड़ों की ढलान की वजह से, उतराई की वजह से वो नीचे की तरफ आता है। छोटे छोटे जो नदी नाले हैं वो मिलते हैं और आगे आगे दरिया बन जाता है। अपनी तख्लीक के बाद दरिया 3 किस्म के काम अंजाम देता है। दरिया जब बन जाता है छोटे छोटे नालों से, बारिशों का हो या ग्लेशियर्स का पिघलने का हो, तो 3 किस्म के काम अंजाम देता है। एक, दरिया अपने रास्ते में आने वाली चट्टानों को तोड़ता है। पानी की टकराव की वजह से, मुसलसल टकराव की वजह से, पानी के टकराव की वजह से चट्टानें टूट जाती हैं। इस अमल को अमल कटाव कहते हैं। अच्छा, कटाव के ज़रिए जो चट्टानें टूट जाती हैं, जो टूटा हुआ मवाद है, मटेरियल है, वो पानी के साथ आगे बहकर जाता है। इस अमल को अमल इंतकाल कहते हैं। इंतकाल यानी कि मुंतकिल हो जाना। जो छोटी छोटी पीसीज हैं चट्टानों के, वो एक जगह से दूसरी जगह पे मुंतकिल होते हैं। और इसका जो तीसरा काम दरिया का होता है, तो वो ये होता है कि ये जो पानी के ज़रिए मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है तो कहीं और जाके डाल देता है। इस डालने को या बिछाने को जो है वो तहनशीनी का अमल कहते हैं। ये काम अमूमन उस वक्त होता है जब दरिया की रफ़्तार इंतहाई सुस्त होती है, क्योंकि दरिया का पानी जब तेज़ होगा तो उसमें जितने भी चट्टानी मवाद होगा वो तेज़ी से आगे बढ़ता जाएगा, और जब आहिस्ता हो जाता है, पानी की रफ़्तार कम हो जाती है, तो वह आहिस्ता आहिस्ता जो भी मवाद है वो ज़मीन पर बैठना शुरू कर देता है। दरिया के जो अमल कटाव हैं, इससे बनने वाले खदोखाल। पहाड़ी इलाकों में दरिया की तोड़ फोड़ की वजह से उसकी गुज़रगाह उतराई की तरफ गहरी होना शुरू हो जाती है। जिस तरह दरिया बहता है तो उसकी गुज़रगाह, जहाँ से वो पानी गुज़र रहा होता है, वो गहरी होना शुरू हो जाती है, और उसके नतीजे में वी शेप्ड वैलीज़, वी की शक्ल की वादियाँ बन जाती हैं, जिस तरह आपके सामने पिक्चर में भी है। पाकिस्तान में ऐसी वादियाँ आमतौर पर शुमाली इलाकों में पाई जाती हैं। अगर ये वादी बहुत गहरी और तंग हो तो इसको गॉर्ज कहा जाता है। अगर ज़्यादा गहरी ना हो तो वी शेप वैली, और अगर बहुत गहरी है तो उसको गॉर्ज का नाम भी दिया जाता है। दूसरी जो है चीज़ है वो आबशार, जिसको वाटरफॉल भी कहा जाता है। अब ये जो वाटरफॉल है वो किस तरह से बनती है, आप ये ज़रा सामने देखें। आमतौर पे जब सतह ज़मीन जो ऊपर की चट्टानें हैं, ये जो एरो का निशान लगा है, ये सख्त चट्टानें हैं, और नीचे जो लिखा हुआ है वीकर लेस रेजिस्टेंट रॉक, मिसाल के तौर पे सैंडस्टोन, ये कमज़ोर चट्टानें हैं। तो जब ऊपर से पानी आ रहा है, ये जो ब्लू ब्लू है वो पानी है, पानी बहता रहता है, मुसलसल बहता रहता है। आहिस्ता आहिस्ता ये होता है कि कुछ अरसा गुजरने के बाद पानी के नीचे गिरने की वजह से ये जगह सामने, आपके सामने ये जगह गहरी होना शुरू हो जाती है, चट्टान, क्योंकि नीचे नाजुक चट्टान है, इस वजह से ये टूटना शुरू कर देती है, और नतीजे में आखिर में क्या होता है, ये पीसेस निकल के ये आबशार बन जाती है। फिर पानी ऊपर से तेज़ी से गिरना शुरू हो जाता है, तो ये आबशार बन जाती है। ये आपको पास सामने जो डी पिक्चर है, इसमें आपके सामने नज़र आ रहा है। तो ये वाटरफॉल के बारे में आपने देखा। दरिया का फर्श यहाँ पे भी लिखा हुआ है, दरिया का फर्श सख्त और नरम चट्टानों पर
मबनी होता है, यानी कि इसमें सख्त चट्टानें भी होती हैं। दरिया का फ़र्ज यानी कि दरिया जहाँ पे बहता है वो ज़मीन, उसमें नरम भी होती हैं, सख्त भी होती हैं। बाज़ औक़ात सख्त फ़र्श के नीचे नरम चट्टानों का सिलसिला काफ़ी गहराई तक पाया जाता है। दरिया के कटाव के अमल से जब फ़र्श की सख्त चट्टानें टूट जाती हैं तो दरिया निचली नरम चट्टानों को काफ़ी गहराई तक तोड़ता चला जाता है, जिसकी वजह से पानी एक चादर की शक्ल में नीचे गिरता है। इसको आबशार कहते हैं। इसको आप दोबारा देख लें। अब अगला जो इसका जो बनाता है दरिया, उसका अम्ल कटाव से की वजह से फर्शी गड्ढे, जिसको पॉट होल्स कहा जाता है। दरिया की पहाड़ी मंजिल में पानी के बहाव के जानिब जब कोई पत्थर रगड़ाव के अमल से गर्दाब या भंवर बनाए तो इस तरह से दरियाई गुज़रगाह में बनने वाले नकुश फर्शी गड्ढे कहलाते हैं। पहाड़ी इलाके में पानी जब बह रहा होता है तो पत्थरों के रगड़े जाने के अमल की वजह से वो पत्थर अगर गोल घूमता हुआ हो, गोल उस जगह पे पत्थर गोल घूमते हैं तो एक गड्ढा किस्म का बन जाता है, जिसको पॉट होल्स कहा जाता है। पॉट होल्स की आपके सामने ये पिक्चर है। ये किस तरह से बना, पानी इसके ऊपर से गुज़रा, मगर पानी में जो पत्थर मौजूद होते थे वो इसमें गोल घूमते रहे और इसमें यहाँ पे एक सुराख किस्म का बन गया। फिर है मेंडर्स एंड ऑक्सबो लेक। दरिया के रास्ते में नरम और सख्त चट्टानें आती हैं। जहाँ पे सख्त चट्टानें होती हैं दरिया वहाँ से मुड़ जाता है, और जहाँ पे नरम चट्टानें होती हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता तोड़ देता है। तो इस वजह से ये पेच व खम बन जाते हैं। पेच व खम यानी कि लहराता हुआ, वो अभी आपको पिक्चर दिखाता हूँ। तो वो यानी कि सीधे रास्ते पे नहीं चलता बल्कि टेढ़ा होकर चलता है। तो इनको फिर इस तरह की जो दरिया की गुज़रगाह है उसको मेंडर्स कहा जाता है। इसकी आप पिक्चर भी देख लीजिए। ये मेंडर्स हैं, देखें गोलाई में ये जहाँ पे अब ये दरिया क्यों मुड़ रहा है, जहाँ पे उसको सख्त चट्टानें मिली वो वहाँ पे मुड़ गया, जहाँ पे नरम चट्टान मिली वहाँ पे वो उसने उस चट्टान को तोड़ दिया। इस वजह से ये पेच व खम बन गए। ये सीधा नहीं है बल्कि टेढ़ा गोलाई में हर गोल गोल होकर बना हुआ है। बाज़ औक़ात ये होता है, ये जो तीर का निशान लगा है इस तरह की चीज़ बन जाती है। उसकी वजह क्या होती है कि ये हकीकत में ये जो दरिया था ये सीधा आ रहा था। ये जो आपके सामने ये जो दरिया था ये सीधा आ रहा था, सीधा नहीं जा रहा था बल्कि इस में से गुज़र कर इसी तरीके से गोलाई में बना हुआ था। मगर सामने की उसको जब चट्टानें नरम मिली इस जगह पे तो ये सीधा बहना शुरू कर दिया और ये एक नाल की शक्ल में एक छोटा सा तालाब बन गया। और इस नाल की शक्ल के जो तालाब है इसको ऑक्सबो कहते हैं, और जब इनमें पानी भर जाता है तो इसको ऑक्सबो लेक कहते हैं। यहाँ पे यही लिखा है, बाज़ औक़ात ये पेचोखम इतने करीब आ जाते हैं कि दरिया उन्हें तोड़कर सीधा बहने लगता है और इसके पहलू में बच जाने वाले पानी से एक गोलाईदार झील मौरज़ वजूद में आती है, जिसे नाल नुमा झील या ऑक्सबो लेक कहते हैं। मिसाल के तौर पे दरिया सिंध पर कालदी झील। अगला टॉपिक फिर हम अगले लेक्चर में करेंगे। इस वक्त के लिए इतना काफ़ी है। शुक्रिया।